हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल है सब लोगों के? मैंने प्रॉमिस किया था मैं नेक्स्ट सैटरडे भी लाइव करूंगी। लास्ट सैटरडे आपसे प्रॉमिस किया था एंड हियर आई एम विद माय लाइव। जितने इंस्टाग्राम वाले हैं सब यूट्यूब पे आ जाओ। विजुअल्स अच्छे हैं, ऑडियो अच्छी है। यहाँ पे आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहां से आपको कैमरा पास से दिखाई देगा, तो यू विल बी एबल टू रीड द स्लाइड्स। तो यूट्यूब वाले सब लोग जो हैं आ जाइए, पेपर और पेन हाथ में ले लीजिए। और यस, हैप्पी करवा चौथ। आप सोच रहे होंगे आज मैडम सूट पहन के आए। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आई नो कनाडा में बोल रहे हैं कि कल है, बट हमारा लाइव तो आज ही था। एंड आई हैड प्रॉमिस्ड माई स्टूडेंट्स कि मैं थोड़ा अटायर चेंज करके आऊँगी। इट विल लुक लाइक फेस्टिवल अटायर, जैसे फेस्टिवल्स में अटायर होता है, तो इट विल लुक लाइक दैट। एंड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हो और पढ़ने के लिए तैयार हो? आज एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो बेसिक है, सब चीज़ों का बेस बनाता है। आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ना है, रीनल समझना है, कार्डियो समझना है, और भी बहुत सारी सिस्टम है, जैसे बर्न्स के बारे में पढ़ना है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये वाले बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड दैट इज़ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आज आपके टिप्स में हो जाएंगे। आने वाले 20-25 मिनट में यू विल बिकम अ जीनियस इन दिस टॉपिक। आई प्रॉमिस यू दैट थिंग। ओके, चलिए, मैं हूँ नवकिरण कौर एंड मैं एक नर्सिंग टीचर हूँ। बेसिकली टीचिंग नर्सिस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। 2009 से मैं नर्सिस को पढ़ा रही हूँ और मैंने बहुत सारी नर्सिस का करियर बनाया है इन इंडिया एंड इन द फॉरेन कंट्रीज। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स दिलवा के, और इधर कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आरएन बना के। तो बेसिकली मैं एनक्लेक्स आरएन और रेक्स पीएन की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ नर्सेस को राइट नाउ। पहले तो मैंने ईएसआई की क्लासेस, क्या इसको बोलते हैं, पीजीआई, एमईआर, एम्स की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस दी हैं। जब से कनाडा आई हूँ तब से एनक्लेक्स आरएन और रेक्स पीएन की क्लासेस दे रही हूँ। तो ये एक फ्री लर्निंग इनिशिएटिव है बाय नवकिरण नर्सिंग क्लासेस फॉर द नर्सेस, जिसमें आज आपको सिखाया जाएगा फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन, जितनी भी इंस्टाग्राम पे आए हैं मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो टू यूट्यूब, क्योंकि वहाँ पे विजुअल्स आपको अच्छे मिलेंगे, आवाज़ आपको अच्छी आएगी। तो फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आज हम पढ़ेंगे। ये जो लाइव हम करते हैं ना, दिस इज बेसिकली अ फ्री लर्निंग इनिशिएटिव बाय नवकिरण नर्सिंग क्लासेस, so that all the students can get benefit of the best to best education in nursing, right? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी, जैसे लेट अस सपोज कि आप NaCl ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड, राइट? अगर आप उसको सॉल्यूशन में, किसी वाटर में, सॉल्वेंट में आप उसको डिजोल्व करोगे, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मीन्स उनके ऊपर एक चार्ज आ गया। अब इनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट? अब अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। हमारा ब्लड भी एक तरह का सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ओके, सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ सॉल्यूशन हो सकती है, जैसे कि आप घर में नींबू पानी बनाते हो ना, वो भी एक सॉल्यूशन है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप घर में नींबू पानी बना रहे हो, उसमें आप क्या मिक्स करते हो? सॉल्ट मिक्स करते हो, शुगर मिक्स करते हो और नींबू का रस मिक्स करते हो, राइट? और वो किस में मिक्स कर रहे हो? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक बेस बनाता है सॉल्यूशन का, और उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सॉल्यूट्स बोलते हैं। अब सॉल्यूट्स दो तरह के हो सकते हैं, डिसोशिएबल, नॉन डिसोशिएबल। जो तो हम किसी भी सॉल्वेंट में जाके टूट जाते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसको बोलेंगे डिसोशिएबल सॉल्यूट। और जो नहीं टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डिसोशिएबल। तो अलग अलग तरह के सॉल्यूट्स भी होते हैं। हमारा ब्लड भी एक सॉल्यूशन ही है, जिसमें प्लाज्मा एक तरह से सॉल्वेंट बनता है और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं। तो आपकी बॉडी में वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, उसका मतलब होता है कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, जो कि सेल के बाहर है। एक होता है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, इसका मतलब होता है आपकी आर्टरीज और वेन्स, जो मतलब आपका ब्लड होता है, राइट?
तो इन तीनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक बैलेंस हमारी बॉडी हर टाइम बना के रखती है, उस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है, बेसिकली इसी को हेल्थ बोला जाता है। अगर आपकी बॉडी में ये होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उस चीज को हम लोग डिसीज बोलेंगे। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गई तो मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। ओवर हाइड्रेशन होगी, सिमिलरली आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर हाइड्रेशन कंडीशन है एक। ठीक है, अब हमारी बॉडी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे करती है? देयर आर वेरियस प्रोसेसेस जो कि आपकी बॉडी में चलती हैं टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम। लेकिन एक चीज पहले आपको पता होनी चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए और वो ये कि एडल्ट बॉडी में कितना कितना प्रोपोर्शन होता है ऑफ द वाटर एंड ऑफ द मास। अगर मेरी बॉडी 100% मैं कंसीडर कर लूं, तो क्योंकि मैं एक एडल्ट हूं, तो मेरी बॉडी में 60% विल बी वाटर एंड ओनली 40% विल बी मास। ओके, 60% वाटर, 40% मास। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक एडल्ट की बॉडी सबसे बैलेंस्ड वे में होती है, क्योंकि 60% वाटर होता है, 40% मास होता है। यही अगर मैं बात करूं एक जेरियाट्रिक क्लाइंट की जो कि बुढ़ा हो चुका है, अब उसके केस में ओनली 55% विल बी वाटर, सिर्फ 55% वाटर होगा। ओके, तो आप इंस्टाग्राम पे ना मैसेज छोड़ते रहो कि लोग यूट्यूब पे आ जाएं, क्योंकि यूट्यूब पे विजुअल्स अच्छे हैं। सो कीप ऑन ड्रॉपिंग द मैसेज। एंड ऐसा है कि जेरियाट्रिक्स की बॉडी में ओनली 55% इज वाटर, हम लोगों से 5% कम। आपने कभी देखा उनकी स्किन रिंकल्ड होती है? वो रिंकल्ड क्यों होती है? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लूजिंग वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दैट्स वाई दे हैव ओनली 55% वाटर, रेस्ट इज मास। और यही अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करें, तो पीडियाट्रिक्स की बॉडी में 80% वाटर होता है, जबकि 20% मास होता है, जो कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे प्रोपोर्शन में आता जाएगा। तो जो मेजर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस सीरियसली होते हैं और जिनका प्रोग्नोसिस बैड होता है, वो ज्यादातर जेरियाट्रिक और पीडियाट्रिक्स में ही होता है। एडल्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने % आप वाटर लूज कर रहे हो बॉडी से, कितने % आप इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर रहे हो। बट अगेन ज्यादा जो मतलब एडल्ट जो होता है वो जल्दी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सॉरी, दैट इज वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई जेरियाट्रिक या पीडियाट्रिक विद डिहाइड्रेशन आपके क्लिनिकल्स में आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली आपको अटेंड करना होगा। अब इसके साथ साथ मैं बात कर रही थी कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, राइट? हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करती है? There are certain processes which are going inside our body to maintain this equilibrium. One such process is called as diffusion. अब diffusion क्या होता है? देखिए, diffusion का मतलब होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार सॉल्यूट्स का मूव होना। जैसे कोई भी सॉल्यूट है वो मेरे सेल से निकल के इंट्रा सेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आता है, या कोई भी सॉल्यूट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है। तो जो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन चलता रहता है। अब लेट अस सपोज कि मैंने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें पोटाशियम बहुत था, ऑब्वियसली वो पोटाशियम मेरी ब्लड स्ट्रीम से निकल के सेल्स के अंदर जाना चाहता है, तो ये जो मूवमेंट होगी पोटाशियम की फ्रॉम माई ब्लड टू द सेल्स, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। ओके, तो मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो इस तरह से आपकी बॉडी बैलेंस मेंटेन करती है। दूसरी जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी बैलेंस मेंटेन करती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसके आर पार में कुछ चीजें मतलब इधर उधर जा सकती है, ठीक है, पास हो सकती हैं। तो जब पानी की मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो हमारी बॉडी डिफ्यूजन तो करती है, ऑस्मोसिस भी करती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है। अगर मेरे आईवी लाइन में मतलब मैंने ज़्यादा फ्लूइड दे दिया, तो मेरे सेल्स उस फ्लूइड को चूसना शुरू कर देंगे, पीना शुरू कर देंगे। क्यों?
क्योंकि मेरे सेल्स को पानी चाहिए। जब आप एक डिहाइड्रेटेड इंसान को NS देते हैं, आप उसकी IV लाइन में NS देते हैं, तो आपके जो सेल्स होते हैं दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम योर इंट्रावीनस स्पेस। वो इसलिए बिकॉज योर सेल्स आर थर्स्टी, दे नीड वाटर, राइट। तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, तो आई थिंक आपको अभी तक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पता चल गया होगा। सिंपली याद रखना है, तो जब सॉल्यूट मूव कर रहा है तो वो डिफ्यूजन है, और जब सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। एक तीसरी भी प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन होती है ये कैपिलरीज के आर पार में होती है। व्हाट आर कैपिलरीज? जब आपकी आर्टरीज, एक बड़ी आर्टरी लगा लो, वो आर्टेरियोल्स में टूटेगी और आर्टेरियोल्स फर्दर कैपिलरीज में टूटेंगी। ये बहुत ही महीन छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं कैपिलरीज, और इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, तो इनके आर पार में काफ़ी ज़्यादा जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज जो होता है वो काफ़ी ईजिली हो सकता है। अब कैपिलरी एंड से जब लेट अस सपोज आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेट अस सपोज अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो कई बार आप देखेंगे लोगों में एडेमा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर प्रेशर हाई था, उस हाई प्रेशर की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड लीक हो गया फ्रॉम द कैपिलरीज, राइट। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सिंपल सी बात है, आप घर में चाय बनाते हो और आप चाय छलते हो ना, छलनी से, सीव छलनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से आप चाय छानते हो ना, तो चाय में क्या आता है? नीचे सिर्फ चाय चाय आती है जो लिक्विड होता है, ऊपर क्या रह जाता है? चाय पत्ती रह जाती है, इलायची रह जाती है, लौंग रह जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आर पार नहीं जा सकती। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें तो नीचे आ गई ना। ये सेम प्रोसेस आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स में चलता है। जब आपका ग्लोमेरुलाई और बाउमन कैप्सूल होता है ना, तो इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ सीव, छलनी। सिर्फ यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है वो नीचे आते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट, प्रोटीन ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये प्रोसीजर भी आपकी बॉडी में चलता है। तो 3 प्रोसेसेस हुए जिससे आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 ऑस्मोसिस, नंबर 3 फिल्ट्रेशन। अब तुम लोग मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओगे 3 तरह के सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो आप क्लिनिकल्स में देते हो। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट यू गिव टू योर पेशेंट इन क्लिनिकल्स? लिखिए 3 तरह के सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू प्रोवाइड टू योर पेशेंट इन द क्लिनिकल्स। लिखिए सब लोग। हाँ जी, लेट देम राइट so that I can see that they are in the lecture. Isotonic, hypotonic, hypertonic. People are writing, right? Yeah. Thank you so much. It has shown me that you are still in the lecture and you are actually enjoying it. Yes, मेरी नर्सेज तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब ये हमें क्या मैं बताऊं, लोगों को पता ही नहीं है नर्सेज इतनी इंटेलिजेंट होती हैं। तो दिस इज बेसिकली अ बायोकेमिस्ट्री चैप्टर गोइंग ऑन एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, राइट। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा जो हम क्लिनिकल्स में देते हैं। नंबर 1 हम लोग बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिसिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जब आप उसको अपनी बॉडी में देते हैं तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन बॉडी की है, मतलब उनके सॉल्यूशंस की है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन उन सॉल्यूशंस की होती है। जैसे कि नॉर्मल सेलाइन 0.9% है। जब ये आप अपनी बॉडी में दोगे, इफ़ योर सेल्स आर डिहाइड्रेटेड, लेट अस सपोज, चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब होता है मेम्ब्रेन के दोनों पार सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। तो कोई खास मूवमेंट होती नहीं है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, उस सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। तो 0.9% जो सोडियम है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अब होता क्या है, अब लेट अस सपोज मैं डिहाइड्रेटेड हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था। आई जस्ट वेंट टू इमरजेंसी। आपने जाते ही मेरे को क्या लगा दिया? NS। ठीक किया बिल्कुल, क्योंकि आप NS लगाएंगे। NS का काम क्या होता है, जैसे आप क्लिनिकल्स में जाते हो, आप NS देते हो पेशेंट को, आपने IV लाइन में दिया, आपके सेल्स को जितनी डिहाइड्रेशन है ना उतना NS वो ले लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा NS गया, क्योंकि एक बार आपके सेल्स डिहाइड्रेटेड थे, उन्होंने उतना एब्जॉर्ब कर लिया,
उसके बाद जो एक्स्ट्रा NS होगा इट विल ओनली रिमेन इन योर IV लाइन, आपकी वेन्स में ही रहेगा वो फ्लूइड, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। उसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड दोगे वो ओवर हाइड्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि दोनों तरफ मेम्ब्रेन के सेम कॉन्सेंट्रेशन रखता है। हमारे क्लिनिक्स में और भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। 0.9% NS इज आइसोटोनिक, RL इज आइसोटोनिक, D5 इज आइसोटोनिक। लेकिन अगर बहुत गहराई में जाना है तो D5 आइडियल आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। D5 जब आप ब्लड में देते हो, ब्लड के अंदर जाके हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये बाहर आइसोटोनिक ही होता है, जब आप ब्लड में देते हो तो आइसोटोनिक क्यों, हाइपोटोनिक क्यों? क्योंकि आपके सेल फटाफट से डेक्सट्रोज खा लेते हैं, उसमें से वाटर रह जाता है। तो इस वजह से आपके क्लिनिकल्स में कोई भी पेशेंट आता है ना, तो हम लोग डेक्सट्रोज प्रेफर नहीं करते हैं एकदम से, हम लोग NS ही प्रेफर करते हैं। आगे चल के जब डिहाइड्रेशन पढ़ाऊंगी तब भी समझाऊंगी कि NS क्यों प्रेफर करते हैं, ओके। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है दैट इज हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी टोनिसिटी आपकी बॉडी से लेस होती है। मतलब अगर दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों के आर पार में सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी। जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसकी लेस कॉन्सेंट्रेशन होगी और आपकी बॉडी की हायर है। आप एक चीज इमेजिन करके देखो, आप रात में एक किशमिश ले लो और उसको पानी में भिगो दो, ठीक है। सुबह उठ के जब आप देखोगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी किशमिश। क्यों? क्योंकि किशमिश थी हाइपरटोनिक और बाहर का जो पानी था दैट वाज हाइपोटोनिक। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलते हैं। यानी कि जो कम गाढ़ा होता है, मतलब पतला होता है सॉल्यूशन, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। जैसे 0.2% से लाइन हाइपोटोनिक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम टिप देती हूँ मैं आपको। अगर आपके एग्जाम में 0.9% से लाइन से कुछ भी कम आता है ना, वो हाइपोटोनिक होता है। 0.8% से लाइन, 0.7, 0.6 कुछ भी लिख दें तो वो हाइपोटोनिक में ही आएगा। कई बार बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मैम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से हैं। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो 0.9% से कम होगा ना से लाइन में, वो हाइपोटोनिक होगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की यूजेस क्या क्या होती है वो आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इतना बता देती हूँ, जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को देंगे तो सेल्स उस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिल्कुल किशमिश की तरह। क्योंकि अगर आप अपनी वेन में पानी जैसा सॉल्यूशन डाल दोगे हाइपोटोनिक, तो ऑब्वियसली सेल्स तो किशमिश की तरह एक्ट करेंगे ना, तो सेल्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और सेल्स जो होते हैं वो फूट के बस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में यूज करते हैं जहां पे एक्चुअली इनकी जरूरत होती है, वो आगे चल के बताऊंगी कहाँ। और तीसरे टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। जो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, आपके सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा इनमें सॉल्यूट्स होते हैं। कहने का मतलब एक ऐसे फ्लूइड्स जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस पेशेंट की बॉडी में देते हो तो वो क्या करेंगे, आपके सेल्स में से पानी को चूस लेंगे, आपके सेल्स को श्रिंक कर देंगे और यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि आप मैनिटोल यूज करते हो, राइट। उसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को चूस के डायूरेसिस करके बाहर निकाल देना। सिमिलरली जो DNS या D10% है दैट इज ऑल्सो हाइपरटोनिक फ्लूइड, ओके। तो ये सारे हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं। अब मुझे ये भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि डिहाइड्रेशन कितने टाइप की होती है, फटाफट लिखिए। अगर आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक फ्लूइड समझ आ गए हैं तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होती है। डिहाइड्रेशन देखिए कितने टाइप की होती है, फटाफट से लिखिए। डिहाइड्रेशन कितने टाइप की होती है। अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर मत बोलना प्लीज, दैट इज अ डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। मैं टाइप पूछ रही हूँ। और जितने लोग इंस्टाग्राम पे वॉच कर रहे हैं, कम टू यूट्यूब, क्योंकि वहां पे विजुअल्स एंड ऑडियो इज गुड। हाँ जी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर इज अ डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, दैट इज नॉट द टाइप। टाइप बताइए डिहाइड्रेशन की। ज्यादातर वही बोल रहे हैं। एनी अदर रिस्पॉन्स? क्या हो गया भाई?
माइल्ड मॉडरेट सीवियर इज नॉट द टाइप, इट्स अ डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। कितने डिग्री की है? 3 है, पर कौन सी है? एंड दे राइटिंग द नेम्स। Hypertonic dehydration। यस यस, वेरी गुड जी। 3 तरह की डिहाइड्रेशन होती है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ये बाद में करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कर लो डिहाइड्रेशन। या तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, 3 तरह की डिहाइड्रेशन होती है। तो सबसे पहले आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वो होती है जिसमें आपकी बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों सेम अमाउंट में लूज कर रही है। मेरी बॉडी फ्लूइड भी सेम अमाउंट में लूज कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी सेम अमाउंट में यूज कर रही है। इसको यूजुअली हम लोग हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन होती है जो आपको क्लिनिकल्स में दिखेगी। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम कौन से फ्लूइड देते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड्स। ओके, क्योंकि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट भी लूज हो रहा है, वाटर भी लूज हो रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आइसोटोनिक फ्लूइड ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आइसोटोनिक फ्लूइड में दोनों चीजें बैलेंस्ड होती हैं। जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उतने फ्लूइड भी होते हैं, एंड दिस इज व्हाट माय पेशेंट नीड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मेरा पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट और क्या इसको बोलते हैं फ्लूइड दोनों ही लूज कर रहे हैं, तो मेरे को दोनों ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और वो कौन रिप्लेस करेगा? आइसोटोनिक फ्लूइड्स। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन होती है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसको कैसे याद रखेंगे एग्जाम में? माई बॉडी इज इन हाइपोटोनिक स्टेट एंड आई एम डिहाइड्रेटेड। अगेन, माई बॉडी इज इन हाइपोटोनिक स्टेट एंड आई एम डिहाइड्रेटेड। मैं हाइपोटोनिक कब होंगी? जब मेरी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लूज करेगी, ओनली देन आई विल बी हाइपोटोनिक, राइट? तो अगर मेरी बॉडी हाइपोटोनिक स्टेट में है, दैट मीन्स आई हैव लूजन मोर इलेक्ट्रोलाइट्स बट आई हैव वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लूज हो गए, वाटर लूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को कौन से सॉल्यूशन रिप्लेस करने हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करेंगे, वाटर को इतना रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे वाटर चाहिए ही नहीं, मैंने वाटर लूज ही नहीं किया, मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो उस टाइम पे जो रिप्लेस करूंगी मैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और थर्ड टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में मेरी बॉडी ने इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लूज कर दिए, वाटर लूज नहीं किया। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में मेरी बॉडी ने वाटर लूज कर दिया ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट लूज नहीं करे। सो माई बॉडी इज इन द हाइपरटोनिक स्टेट एंड आई एम डिहाइड्रेटेड। मेरी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, पानी नहीं है। अब उस कंडीशन में मेरे को वो वाले सॉल्यूशन रिप्लेस करने होंगे जिनमें पानी ज्यादा होगा, और वो कौन से सॉल्यूशन होंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो कि मेरी बॉडी को चाहिए है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे ज्यादा पानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स है मेरे पास। तो अब आपको पता चला क्लिनिकल्स में डॉक्टर कैसे फ्लूइड्स को डिसाइड करता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है, वो क्या करता है? लेबोरेटरी में सैंपल्स भेजता है और उससे उसको पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हाई अमाउंट में चल रहे हैं कि लो अमाउंट में चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन हमें रेकमेंड करना है। तो अब से अंधेरे में तीर मत मारिए, क्लिनिकल्स में ध्यान रखिए। अगर डीएनएस देने को बोला है तो वो हाइपरटोनिक है, मतलब मेरा पेशेंट इस टाइम पे हाइपोटोनिक स्टेट में होगा। अगर एनएस दे रही हूँ तो आइसोटोनिक स्टेट में है, मुझे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड दोनों ही रिप्लेस करने हैं। ठीक है, तो एक बार ना क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड पे लेके जाइए। एक और कॉन्सेप्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का। हमारे पास आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक तो सॉल्यूशंस होते ही हैं, लेकिन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी होती है फ्लूइड्स की, उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। तो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं दोनों का एक बार डिफरेंस बताती हूँ, फिर हम इसको पढ़ लेंगे थ्योरेटिकली। तो कोलॉइड पता क्या होते हैं? कोलॉइड थोड़े थिक सॉल्यूशन होते हैं, जेली जैसे, जेल जैसे, मतलब काफ़ी हैवी, मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होती है। और क्रिस्टलॉइड जो होते हैं ना, दे आर फ्लोई इन नेचर, लाइट कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। आप बिल्कुल वैसी कंपैरिजन करो, एक तरफ वाटर ले लो, एक तरफ शहद ले लो, तो जो हनी होगा दैट इज कोलॉइड, और जो वाटर होगा वो होगा क्रिस्टलॉइड। दोनों ही सॉल्यूशंस की हमारे क्लिनिकल्स में इक्वल इंपॉर्टेंस है। कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रिस्टलॉइड देके ही पेशेंट ट्रीट हो सकता है,
कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कोलॉइड्स देके ही पेशेंट ट्रीट हो सकता है। तो हमारे पास कोलॉइड्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज़ अ कोलॉइड, हमारे पास एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन इज़ अ कोलॉइड, और क्रिस्टलॉइड कौन से होते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, नॉर्मल सेलाइन, DNS, NS, RL, D10, D5, ये सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड होते हैं, पानी की तरह होते हैं और बह जाते हैं, बड़े आराम से आपकी बॉडी में घूमते हैं। लेकिन जो कोलॉइड होते हैं वो ठहराव वाले होते हैं, ठहरते हैं, क्योंकि फ्लो इतनी जल्दी नहीं करते। तो जब आपका पेशेंट शॉक में जाता है उस टाइम पे आप FFP चढ़ाते हो ना, क्यों चढ़ाते हो, बिकॉज यू नीड अ रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन, और आप चाहते हो कि वो प्लाज्मा बहुत देर तक एक्सपेंशन में रहे जब तक कि बॉडी स्टेबल नहीं हो जाती। एज कम्पेयर टू दैट जब आप क्रिस्टलॉइड देते हो तो वो एकदम से बॉडी में आते हैं, लेकिन एकदम से बॉडी से निकल भी जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले क्रिस्टलॉइड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, जबकि कोलॉइड कंटेन लार्जर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। यूजेस देखें तो क्रिस्टलॉइड यूज हम लोग करते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में, मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड, मतलब मेंटेनेंस थेरेपी में भी यूज करते हैं, जबकि कोलॉइड यूज करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीमोडायनेमिक सपोर्ट एंड एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट के केस में। इसके अलावा अगर एडवांटेजेस देखें, क्रिस्टलॉइड कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी रहती है, बहुत सारी मेडिसिन मिक्स करके दे सकते हैं, कितनी सारी मेडिसिन होती हैं जो हम NS में मिक्स करके देते हैं, है ना, तो इनकी कॉम्पेटिबिलिटी होती है, ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ भी कॉम्पेटिबिलिटी होती है और बहुत सारी मेडिकेशंस के साथ भी कॉम्पेटिबिलिटी होती है, जबकि कोलॉइड हमें अकेले ही देने पड़ते हैं, हम इनको किसी भी ब्लड प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके या किसी भी मेडिसिन को इसमें मिक्स करके नहीं देते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रिस्टलॉइड में एडेमा बहुत जल्दी होता है क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट जल्दी होती हैं क्रिस्टलॉइड में, और लिमिटेड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए मेंटेन रहता है, बिकॉज दे गेट आउट ऑफ योर बॉडी वेरी इजीली। कोलॉइड्स जो होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन सम सेटिंग्स, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और यस, कोलॉइड के साथ ना एनाफिलैक्सिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्रिस्टलॉइड में एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस कम हैं, जबकि कोलॉइड में एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पता है ना आपको, जब आप एल्ब्यूमिन वगैरह देते हो तो पहले पेशेंट को एलर्जी के लिए टेस्ट करते हो, या सेम वही चीज़। देन एग्जाम्पल्स NS, DNS, RL, जबकि कोलॉइड, एल्ब्यूमिन, हीटा स्टार्च एंड FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, तो ये है कोलॉइड वर्सेस क्रिस्टलॉइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद ना डिहाइड्रेशन वाली स्लाइड पे आ जाइए आगे। ओके, डिहाइड्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, ओवर हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन भी आपके एग्जाम में आता है और आ सकता है, क्योंकि एक नर्स की काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी कह लो कि ड्यूटी रहती है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को मॉनिटर करने की, इसलिए वो भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लास्ट में जो आएगा ना, दैट इज ओवर हाइड्रेशन, दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन डिहाइड्रेशन फ्रॉम NCLEX RN पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन हम बहुत सारे केसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, थ्रेडी, इंक्रीज पल्स रेट, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस, टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो रहा है, तो हार्ट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू पंप मोर एंड मोर ब्लड, इसीलिए टैकीकार्डिया हो रहा है। ठीक है, वीक पल्सेस क्यों हो रही हैं, क्योंकि आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा डिहाइड्रेशन की वजह से। देन डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अंडरस्टूड, अगर आपका सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम है, बिकॉज दिस इज सोडियम एंड वाटर विच इज kind of helping in maintaining your blood pressure. So if sodium is less, fluid is less, so obviously your patient will go into hypotension. उसके बाद फ्लैट नेक एंड हैंड वेन्स, आपकी हैंड वेन्स और नेक वेन्स जो हैं वो टोटली फ्लैट होंगी, आपको वेन्स दिखेंगी नहीं पेशेंट में। डिक्रीज CVP, अच्छा यहाँ पे ज़रा चैट सेक्शन में लिखो CVP क्या होता है, और मुझे प्लीज़ सेंट्रल वीनस प्रेशर मत लिखना, मुझे डेफिनेशन चाहिए व्हाट इज CVP लिखिए क्या होता है, इंस्टाग्राम वाले भी लिखिए और यूट्यूब वाले भी लिखिए व्हाट इज CVP, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय CVP। क्या लिख रहे हैं? हाँ, अभी गूगल में ढूंढने में टाइम लगता है, शायद हमारा भी 10 सेकंड पीछे जाता है ना। लिखिए CVP क्या होता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर मत लिखना, आई नो द फुल फॉर्म, आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन। फुल फॉर्म और डेफिनेशन दो अलग चीजें होती हैं। हाँ जी,
To measure venous pressure. Right heart pressure. Pressure to the right atrium. No. Central venous pressure, normal 2 to 10. अरे भाई कहाँ डालते हैं कैथेटर सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए? दिस शोज के ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए. एटलीस्ट सीख के जा रहे हैं कुछ. हाँ जी. Pressure of the thoracic vena cava. Superior vena cava. Pressure inside the superior vena cava is called as central venous pressure. अब नॉर्मल वैल्यू लिखिए. What is the normal value of CVP? नॉर्मल CVP वैल्यू लिखिए कितनी होती है. अरे नॉर्मल वैल्यू ऑफ CVP पता होगी तभी पता चलेगा डिहाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन क्या होता है. प्लीज़ राइट डाउन. एंड इंस्टाग्राम वाले प्लीज़ कम टू यूट्यूब. वहाँ पे अच्छा विजुअल और ऑडियो है जी. लिख रहे हैं. No plain numbers yet. अभी CVP का ही आंसर आ रहा होगा. नॉर्मल वैल्यू लिखिए CVP की कितनी होती है. 3 to 8. यस. mm of Hg लिखना चाहिए साथ में. 3 to 8 mm of Hg. If it is more than 8, overhydration, and if it is less than 3, dehydration. Very good. तो इसमें डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा. लेस देन 3 mm of Hg CVP डिक्रीज होगा पेशेंट का. डिसरिथमियास हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके साथ साथ इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशंस जो हैं वो फास्ट हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इफेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को ये भी सिग्नल जा रहा है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम है. तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेंज होगा. रीनल सिस्टम में देखें तो ऑब्वियसली ऑलिग्यूरिया होगा. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलिग्यूरिया? आज तो इन पे ज्यादा क्वेश्चन थ्रो हो रहे हैं. ऑलिग्यूरिया की डेफिनेशन क्या होती है बताइए. कितने ml से कम यूरिन होता है? हमजा, डू यू हैव एनी आइडिया? ऑलिग्यूरिया इज नर्सिंग छोड़े हुए टाइम हो गया ना. पर आवर बता दे अगर पर डे नहीं पता है तो. 300 mils. नो 400 ml. अगर एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन के हिसाब से देखें. अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग लेस देन 500 ml पर डे. 500 ml 400 ml ठीक है वो एक्यूट रीनल फेलियर वाले में देखते हैं बट टेक्निकली स्पीकिंग 500 ml पर डे से अगर कम है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑलिग्यूरिया. और लेस देन 30 ml पर आवर इज ऑल्सो करेक्ट है ना. सो पीपल आर माइट बी राइटिंग है ना. या वेरी गुड. तो आपके पेशेंट को ऑलिग्यूरिया होगा. देयर विल बी डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट. कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि पानी नहीं है बॉडी में. डिक्रीज बॉडी वेट होगा और इंक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी. नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लीज राइट. नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी. आज तो फंस गए सब लोग. आज इनको लगा था मैडम सूट पहन के आएगी क्वेश्चन नहीं पूछेगी. मैडम आज ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है. नॉर्मल यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए बेटा जल्दी जल्दी जल्दी. देखते हैं कितना याद है. 1.005 से 1.030. 1.005 से लेके 1.030 इज अ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. अगर 1.030 से ज्यादा होती है देयर इज इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी. 1.005 से कम होती है देयर इज डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ व्हाट द हेल इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन? When your urine is more concentrated, the specific gravity is more. Heavy urine has a more specific gravity. This happens in oliguria when you are suffering from dehydration. तो बहुत ही गाढ़े पीले रंग का यूरिन पास होता है. उस यूरिन में क्या होता है? सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है. Hence that urine will be having more specific gravity, more than 1.030. And when your urine is white because you have taken a lot of water inside your body, you have drink. आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया क्योंकि मुझे थर्ड फॉर्म नहीं याद आ रही. ड्रंक ओके. अ लॉट ऑफ वाटर इन योर बॉडी. तो उस टाइप में जो यूरिन पास होगा दैट विल बी टोटली वाइट और सॉल्यूट्स बहुत कम होंगे उसमें. सस्पेंडेड पार्टिकल्स कम होंगे. तो उस केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कम होगी. तो यहाँ पे आपको ऑलिग्यूरिया हो रहा है. थोड़ा सा यूरिन आपकी किडनी पास कर रही है फुल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल. हेंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी हाई in the case of dehydration. I hope you all understand dehydration. अब dehydration का ट्रीटमेंट क्या होता है? फ्लूइड लगाने होते हैं. ठीक है. आगे चलिए हम ओवरहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनक्लेक्स आरएन. एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. एनक्लेक्स आरएन
में ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एनक्लेक्स आरएन जिसमें इस पे क्वेश्चन आए, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर एक एनक्लेक्स आरएन में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, शर्त लगा लो। तो बेसिकली फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड क्या होता है? लेट अस सपोज आपका पेशेंट डिहाइड्रेशन से आया, आपने उस पेशेंट को फ्लूइड लगाया और आपने इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप पे रेट भी सेट कर दिया। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप जब भी चल रहा होता है, एक रजिस्टर्ड नर्स ने हर 30 मिनट्स के बाद पेशेंट को चेक करना होता है और पंप को चेक करना होता है कि ठीक चल रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। अब लेट अस सपोज कि आपने चेक नहीं किया, यू वर बिजी समवेयर, जब आपने आके देखा तो बहुत फास्ट फ्लूइड चला गया। जो फ्लूइड 4 घंटे में जाना चाहिए था वो 1 ही घंटे में चला गया। अब आपका पेशेंट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में है, जितना फ्लूइड जाना चाहिए था उससे ज़्यादा चला गया है 1 घंटे में। नाउ व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? आप लिखिए, यही क्वेश्चन आएगा आपको टेस्ट में। आप यूनिट में गए, योर पेशेंट इज इन फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन? आई वांट दैट आंसर फ्रॉम यू। द फर्स्ट एक्शन ऑफ द नर्स इज, फर्स्ट एक्शन, वो चाहे एलपीएन हो चाहे आरएन हो, फर्स्ट एक्शन क्या करेगी? बोलिए, क्या लिख रहे हैं? यही एक्सपेक्टेड था, स्टॉप। अगर स्टॉप लिखेंगे तो ही मैं आगे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। स्टॉप द इन्फ्यूजन, ये आपका, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की मतलब ह्यूमन ब्रेन का यही इंस्टिंक्ट है कि आप जा रहे हो, फ्लूइड बहुत तेजी से जा रहा है, स्टॉप कर दो। यही लिख रहे हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, स्लो डाउन। वाओ, इंटेलिजेंट लोग आ गए हैं बीच में। स्लो डाउन, कितने कितने लोग लिख रहे हैं स्लो डाउन? Others are writing stop. Majority was writing stop. अगर तुम लिख रहे हो स्टॉप, इसका मतलब है अभी तक एवरेज नॉलेज है इस चीज के बारे में। अगर तुम लिख रहे हो स्लो डाउन तो इसका मतलब है इंटेलिजेंट हो बहुत। कैसे? माइंड मत करना, जब हम क्लासेस में आते हैं तो लर्न करने के लिए आते हैं ना। मैंने बोला था ना इस क्लास के बाद जीनियस हो जाओगे, इसीलिए बोला था। जब आपका पेशेंट ओवर हाइड्रेशन में है, अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना जिसने इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा, वो यही सोचेगा कि मैं फ्लूइड को स्टॉप कर दूंगा। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं बोलते हैं। इफ योर पेशेंट इज ओवर हाइड्रेटेड, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में जा रहा है, यू हैव टू स्लो डाउन द इन्फ्यूजन। दैट इज द करेक्ट आंसर, स्लो डाउन द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को क्यों स्लो डाउन करना है आपको मालूम है? जब डॉक्टर आएगा वो आते ही क्या बोलेगा? डायूरेटिक्स लगाने के लिए। कहाँ लगाओगे? अगर आपने स्टॉप कर दिया इन्फ्यूजन, उसका कैनुला ब्लॉक हो जाएगा। यू हैव टू कीप वेन ओपन रेट। अपनी नोटबुक्स में लिखो, कीप वेन ओपन रेट। मतलब हम लोग फ्लूइड को स्लो कर देंगे, वी विल नॉट स्टॉप। अगर आप अपने एग्जाम में स्टॉप टिक करके आओगे, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यू हैव टू स्लो डाउन द रेट टू कीप वेन ओपन रेट, सो दैट आपका कैनुला ओपन रहे जब तक डॉक्टर नहीं आता है। ये तो फर्स्ट एक्शन हो गया, आई विल स्लो डाउन। सेकेंड चीज क्या करोगे? व्हाट इज द सेकेंड एक्शन? लिखिए फटाफट। ये आज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड तो टिप्स पे करवा के जाऊंगी आपके। बोलिए सेकेंड एक्शन क्या लेंगे? लिखेंगे अभी। नो वॉइस। वॉइस तो आ रही है उधर लाइव में। वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है? अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। डायूरेटिक, आर यू अ डॉक्टर? सीधा डायूरेटिक में जंप करोगे? इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? नर्सिंग समझो। एज अ नर्स क्या करोगे भाई? तुम्हारा पेशेंट ओवर हाइड्रेटेड है, कीप वेन ओपन रेट पे रख दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू गोना डू? क्या करोगे आप? Airway clearance. Positioning. Yes. Positioning. Yes. एक्चुअली ये पता क्यों बोल रहे हैं पोजिशनिंग के बारे में? जरा आप नेक्स्ट स्लाइड निकालना, साइन एंड सिम्टम्स में। यहां पे ये देखो, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, शैलो रेस्पिरेशंस एंड डिस्निया, मॉइस्ट क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, ये होता है। अच्छा चलो ऐसा करो, 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी के अंदर आ जाओ,
सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठ के ना वेन के अंदर चलते हैं, वेन में फ्लूइड देते हो। वेन कहाँ पे जाके फ्लूइड गिराती है? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकली और फ्लूइड को लेके कहाँ जा रही है? लंग्स में। लंग्स में क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई के आसपास में क्या है? पूरा मक्कड़ जाल है सर्कुलेशन का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन है। उस सर्कुलेशन में क्या फंस जाएगा? फ्लूइड, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन। वहां से निकलना इट्स नॉट ईजी, जाना ईजी है, निकलना ईजी नहीं है। तो फ्लूइड वहीं पे ट्रैप हो जाता है। फ्लूइड जब वहां पे ट्रैप होगा तो कहाँ पे चला जाएगा? एल्वेलाई के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। भाई साहब, इसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगेन वेन में फ्लूइड दिया, वेन कहाँ लेके गई? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स में फ्लूइड फंस गया क्योंकि एल्वेलाई के आसपास में काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन है, और वहां से फ्लूइड निकल के कहाँ आ गया? एल्वेलाई के बीच में। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और तुम लोग बोल रहे हो कि हम सबसे पहले डायूरेटिक दे देंगे। ऐसे नहीं होता है। डायूरेटिक का असर होगा 20 मिनट के बाद। जरा 20 मिनट सांस तो रोक के दिखाइए। जिसको ऐसे लगता है कि मैं 20 मिनट तक वेट कर लूंगी कि पेशेंट सांस नहीं लेता, तो ठीक है, रोकिए 20 मिनट तक सांस, आप जिंदा रह सकते हैं। योर पेशेंट इज फाइटिंग फॉर लाइफ। उसके लंग्स में क्रैकल्स आ रहे हैं। क्रैकल्स कहाँ पे सुनते हैं? ऑन द बेस ऑफ द लंग्स व्हेन यू ऑस्कल्टेट। और क्रैकल्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज द लंग्स आर फुल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? आपने अपने पेशेंट को इमीडिएटली अपराइट पोजीशन में बिठाना है ताकि जितना भी फ्लूइड है वो बॉडी के नीचे वाली साइड में जाए, लेग्स में चला जाए। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आईसीपी भी इंक्रीज ना हो और लंग्स में भी फ्लूइड अकोमुलेट ना हो। इट शुड गो डाउन ऑन योर बॉडी, सो मेंटेन द हाई फॉलोअर पोजीशन ऑफ योर पेशेंट। इसके साथ साथ अब डॉक्टर को इन्फॉर्म करो एंड पल्स ऑक्सीमेट्री अटैच करो जब तक डॉक्टर आता है। देखो सैचुरेशन कितनी है, नॉर्मल होती है 95 to 100% के बीच में, कहीं 95% से नीचे तो नहीं जा रही। अगर नीचे जा रही है, 95% से नीचे जा रही है, डॉक्टर बाबू तो आएंगे कब? ऑन कॉल होता है यहाँ पे सिस्टम सारा डॉक्टर्स का। ठीक है, उनके आने तक क्या करना है? 2.5 लीटर तक ऑक्सीजन नर्सेस दे सकती हैं। आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में होता है ये रिटर्न, यू कैन लीगली गिव दैट। तो आपका पेशेंट का 95% से नीचे सैचुरेशन जा रहा है, ऑक्सीजन अटैच करिए, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, हाई होगा। ठीक है, साथ ही साथ लंग्स को ऑस्कल्टेट करते रहिए, वाइटल्स देखिए, बाउंडिंग पल्स होगी, बाउंडिंग पल्स जब आप फील करेंगे। क्यों किया असेसमेंट? क्योंकि जब तक डॉक्टर आता है यू शुड बी रेडी विद एवरीथिंग। पेशेंट का सैचुरेशन इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, लंग्स में क्रैकल्स हैं, क्रैकल्स का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड चला गया, लंग्स में क्रैकल्स हैं, ये हालात हैं पेशेंट के। पेशेंट अभी कॉन्शियस है, मैंने अपराइट करके बिठा दी और ऑक्सीजन भी लगा दी है। फिर वो बोलेगा कि यार सीरियसली यू आर रियली समथिंग, यू नो द थिंग्स। और आपने मालूम है वो एनएस भी आपने एट द कीप वेन ओपन रेट रखा था, तो आईवी लाइन ओपन है। अब डॉक्टर लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन में कि डायूरेटिक लगा दो, यू विल गिव इट। ऐसे पेशेंट बचाए जाते हैं। ठीक है, तो लायक नर्स बनिए, नालायक नर्स मत बनिए। क्लिनिकल्स में देखिए किस तरह से पेशेंट की जान बचानी है। अगर आप ये सोचेंगे ना डायूरेटिक डायूरेटिक, आप तो डायूरेटिक लगा ही नहीं सकते अपनी मर्जी से जब तक डॉक्टर आके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। प्रिस्क्रिप्शन के भी 7 स्टेप्स होते हैं, वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आप डायूरेटिक थोड़ी लगा सकते हो। उतनी देर तक पेशेंट की जान कैसे बचानी है? मेरी प्यारी नर्सेस, आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। अगर आपका पेशेंट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ प्रायोरिटी। A, B, C, आप सीधा सर्कुलेशन पे जंप कर रहे थे डायूरेटिक्स देने में। आपने एयरवे और ब्रीदिंग का तो सोचा ही नहीं। कुछ लोगों ने सोचा था, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट, बट मेजॉरिटी ने नहीं सोचा। कहाँ लैकिंग है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं। तो आज आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाइए। तो देखिए, बाउंडिंग पल्स होगी, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ओवरलोड में। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होगा, डिस्टेंडेड नेक एंड हैंड वेन्स होंगी, एलिवेटेड सीवीपी होगा मोर देन 8 mm ऑफ Hg, देन डिसरिथमियास होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली कैल्शियम एंड पोटाशियम डाइल्यूट होता है तो डिसरिथमियास होते हैं, पोटाशियम की वजह से वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास होते हैं। देन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिज्निया, मॉइस्ट क्रैकल्स, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों हो रहा है?
इंक्रीज आईसीपी का फर्स्ट साइन होता है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमेशा याद रखिए अपने टेस्ट के लिए, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो समझ लो पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है, ब्रेन में पानी चला गया, दैट्स वाई ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, अपराइट करो पेशेंट को इमीडिएटली। जी आगे देखिए, पिटिंग एडेमा हो जाएगा, आपकी वेन्स में से फ्लूइड निकल के कहाँ जा रहा है, सेल्स के अंदर, तो पेशेंट को एडेमा होगा। डायरिया, क्योंकि जो हमारे जब एक सिस्टम बीमार होता है ना तो दूसरा सिस्टम कॉम्पनसेट करता है, तो यहाँ पे जो जीआई सिस्टम इट इज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट, मोर एंड मोर फ्लूइड शुड फ्लश आउट फ्रॉम द बॉडी, तो डायरिया कर दिया, वो अपना 2 सेंट डाल रहा है अपना जीआई सिस्टम, ठीक है। देन इंक्रीज बॉडी वेट, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो पहले बता दिया था, ठीक है। आज तो भाई इंटेलिजेंट हो गए हैं बहुत, हमजा मजा आ रहा है क्लास में, सो दे आर इंजॉइंग। अगर इंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप करो, 2-4 और चीजें बताती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर क्लास को इंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप करो सब लोग, और फिर मुझे पता चले कि हाँ, सामने से मैं कमेंट देख रही हूँ, रीड नहीं कर सकती बट छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो थम्स अप करो, वो तो दिख ही जाएंगे मुझे। और इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे आओ, वहाँ पे अच्छा लेक्चर चल रहा है। आज कितनी चीज़ें लर्न करी, बाप रे बाप, स्पेसिफिक ग्रेविटी लर्न करी, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, और किस तरह से डिहाइड्रेशन में हम लोग करते हैं, कोलॉइड क्रिस्टलॉइड का डिफरेंस समझा, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस भी सीख लिया, फिल्ट्रेशन भी सीख लिया, और ये भी देख लिया कि कितना कितना प्रोपोर्शन रहता है ह्यूमन बॉडी में। वाह क्या बात है, ऐसे ही सीखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो। और तुम ये सोचो कि अगर मेरी 1 घंटे क्लास ऐसी हो सकती है तो भाई जिन लोगों की मैं रोज़ क्लास लेती हूँ उनको क्या सिखाती होंगी मैं, ठीक है, क्या धमाल करते होंगे हम क्लास में। मेरे बच्चे, मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, मेरे स्टूडेंट से कोई पंगा नहीं ले सकता, इतने इंटेलिजेंट होके निकलते हैं 4 महीने में, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे सारे थम्स अप दिख गए थैंक यू सो मच, हर्ट भी दिख गए, थम्स अप भी दिख गए, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ना एक चीज़ तुम लोग मुझे यहाँ पे लिखो थोड़ी सी, सब लोग, इनटेक आउटपुट कितनी बारी हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल अपने क्लिनिकल्स में, जब आप आईसीयू सेटिंग में होते हो कितनी बारी कैलकुलेट करते हो इनटेक आउटपुट, कब कब कैलकुलेट करते हो, 24 आवर में कितनी बार कैलकुलेट करते हो, जो लोग आईसीयू में पोस्टेड है, जो लोग पोस्ट ऑप यूनिट में पोस्टेड है, बताइए। नहीं नहीं नहीं, 1 पर आवर तो आप इनटेक आउटपुट लिखते हो ना, टोटल कब करते हो? नहीं नहीं, टोटल आवरली थोड़ी करते हैं, 3 टाइम्स, आइडियली 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स आफ्टर एवरी 12 आवर्स, मतलब 12-12, 24 घंटे में 2 बार होता है। एक तो जो नाइट ड्यूटी वाले होते हैं वो करके जाते हैं और मॉर्निंग वालों को ओवर देते हैं, है ना। एक जो इवनिंग वाले होते हैं वो करके जाते हैं, नाइट वालों को ओवर देते हैं, 2 टाइम हम लोग करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आइडियली इनटेक माइनस आउटपुट कितना होना चाहिए, आइडियली इनटेक माइनस आउटपुट कितना होना चाहिए, लिखिए, लिख रहे हैं। 24 hours. आइडियली इनटेक माइनस आउटपुट कितना होना चाहिए? 1000 ml आइडियली। इनटेक माइनस आउटपुट, मैंने जितना पिया और जितना निकाला उसका माइनस कितना होना चाहिए आइडियली? 25 नो, 500 आइडियली पूछ रही हूँ, आइडियल वर्ड ना बहुत भारी वर्ड होता है। 500 ml, 500 ml ज़्यादा लिख रहे हैं, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है ना। 1500 में तो 2 नहीं 200. चलो एक लेट्स ब्रेक द आइस, 0, आई एम सीरियस, 0। आइडियली इनटेक माइनस आउटपुट शुड बी 0 आइडियली, और तुम्हारा 0 ही होता है जब तुम हेल्थ में होते हो, तुम जितना पानी पी रहे हो उतना निकाल रहे हो, अनटिल एंड अनलेस योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, आप जितना इनपुट ले रहे हो योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग, इट इज नॉट गिविंग आउट। आइडियली इनटेक माइनस आउटपुट इन हेल्थ शुड बी 0, पता है। लेकिन क्लिनिकल्स में, अब सुनो तुम लोग 500 क्यों बोल रहे थे, वो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करती हूँ। 500 हम लोग ये बोलते हैं कि इनटेक माइनस आउटपुट में अगर 500 ml तक आता है ना क्लिनिकल्स में, तो इसका मतलब ये है कि आपको, जैसे देखो इनटेक जितना था आउटपुट जितना था,
आपका पेशेंट माइनस में चला गया, मतलब इनटेक कम था, आउटपुट ज़्यादा था, तो नेगेटिव बैलेंस में गया ना पेशेंट, हमारे पास आंसर आएगा -500 ml। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं है, इतना चलता है, क्योंकि कभी कभी क्लिनिकल में एसी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, तो जो इनसेंसिटिव स्किन से लॉस होता है वाटर, उसको 500 में एडजस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर तुम्हारा पेशेंट पॉजिटिव 500 में जा रहा है, यानी कि इनटेक जो है वो कम है, सॉरी इनटेक ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो पॉजिटिव बैलेंस में चला गया ना, पानी ज़्यादा पिया निकाला कम, पॉजिटिव बैलेंस में हो गया 500 ml, उस केस में भी डायूरेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से 500 हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पेशेंट में 500 ml से ज़्यादा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब दोनों सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर तुम्हारा पेशेंट -500 ml में है, दैट मीन्स -1000 ml में है, आई एम सो सॉरी, 500 से ज़्यादा है, ही इज़ इन -500 ml, उस केस में डॉक्टर आपको फ्लूइड लगाने को बोलेगा, क्योंकि योर पेशेंट इज लूजिंग मोर फ्लूइड देन इनटेक। इनटेक कम था, आउटपुट ज़्यादा था, तो तुम्हारा पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। इफ इट इज़ मोर देन 500 ml नेगेटिव, उस केस में डॉक्टर आपको फ्लूइड लगाने को बोलेगा, ठीक है। इफ़ योर पेशेंट इज रिटेनिंग मोर देन 500 ml, मतलब पॉजिटिव बैलेंस में लेट अस सपोज 1000 ml, यानी कि इनटेक ज़्यादा था, आउटपुट कम है, तो उस केस में आपका पेशेंट जा रहा होता है इनटू द रीनल फेलियर, ठीक है। अगर 500 ml से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रीनल फेलियर में भी जा सकता है, कैथेटर में भी किंक हो सकते हैं, एनीथिंग कुड बी देयर, बट आउटपुट वाज लेस, तो उस केस में डॉक्टर आपको बोलेगा डायूरेटिक्स लगाने में। ये 500 का कॉन्सेप्ट ये होता है। आइडियली तो 0 ही होता है, इनटेक माइनस आउटपुट इज इक्वल टू 0। आइडियली क्लिनिकली 500 ml चल जाता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आई थिंक आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। कितने हो गए, हमारा ड्यूरेशन कितना हुआ? हाँ, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये 3 ही होते हैं जो ज़्यादा टेस्ट में आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन इनसे थ्रो करते हैं। पोटाशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, बोलिए फटाफट। पोटाशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, लिखिए। व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटाशियम, फटाफट इंटेलिजेंस ही दिखाइए अपनी। ब्यूटी बताती हूँ ना आज। हाँ, 3.5 to 5. यस, 3.5 to 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। बेकार है अगर पीछे आप यूनिट नहीं लिखते हो। 3.5 to 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, यस। पोटाशियम के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं जो पेपर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, पोटाशियम इज 2-edged स्वॉर्ड, 2-धारी तलवार है पोटाशियम। अगर तो 3.5 से कम हो जाए तो भी मरने को तैयार है पेशेंट, क्योंकि डिसरिथमिया हो जाते हैं। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाए तो भी मर सकता है, क्योंकि डिसरिथमिया हो जाते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी एज वेल एज एक्सेस बोथ आर बैड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ 2-edged स्वॉर्ड, 2-धारी तलवार। अब पोटाशियम सबसे ज़्यादा मिलता है फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और बेरीज में। एवोकेडो, पोटैटो, बनाना, कोकोनट वाटर, ऑल काइंड ऑफ बेरीज, इन सब चीज़ों में पोटाशियम भर भर के है। पोटाशियम के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। पोटाशियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर के टाइम, सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो है पोटाशियम। इसका मतलब जब मेरी बॉडी में कोई सेल बस्ट होगा तो मेरी बॉडी में हाइपरकैलेमिया होगा। इसका मतलब बर्न वाले पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होगा, इट विल बी मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब इंजरी वाले पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होगा, बेड रिडन पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपर मेटाबॉलिज्म वाले पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं इन सारी कंडीशंस में। तो इन सारी कंडीशंस में जब आप ब्लड सैंपल लोगे, हाइपरकैलेमिया। ओके, हाइपोकैलेमिया क्यों होता है? हाइपोकैलेमिया तब होता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाए। जी हाँ, इंसुलिन ज़्यादा हो जाए। अब ये क्यों? इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को ही सेल के अंदर नहीं लेके जाती, इंसुलिन आपके ब्लड में से पोटाशियम को खींच के सेल के अंदर भी लेके जाती है। तो जब आप अपने पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो ना,
there are chances that your patient could go into hypokalemia, especially when you are giving regular insulin IV. Please monitor your patient's potassium level frequently. Okay? इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया होता है, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में सोडियम ज़्यादा हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊं पोटाशियम के बारे में, सोडियम पोटाशियम दुश्मन होते हैं। दे वर्क एंटागोनिस्टिकली, दे गो एंटागोनिस्टिकली अप एंड डाउन। अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा, पोटाशियम लो होगा। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज होते हैं बॉडी में, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो सोडियम से बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपकी बॉडी में सोडियम को रिटेन करते हैं। अगर वो सोडियम को रिटेन करेंगे तो उसके दुश्मन से प्यार थोड़ी करेंगे, पोटाशियम को बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए जब कुशिंग सिंड्रोम होता है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई होते हैं, सोडियम हाई होता है, तो पोटाशियम लेस होता है। बात समझ आ गई? इसीलिए आपके पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया होता है। इसके साथ साथ अगर आप ऐसी डाइट ही नहीं ले रहे जिसमें पोटाशियम है, इसके साथ साथ आप अपने पेशेंट को डायूरेटिक देते जा रहे हो, आप सिर्फ लेसिक्स देते जा रहे हो, तो उस केस में लेसिक्स क्या करेगा, पोटाशियम को बॉडी में से बाहर निकालता जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ओवर हाइड्रेशन हो जाता है तो ऑब्वियसली पोटाशियम डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड में, तो भी पोटाशियम कम हो जाएगा। ठीक है? अब जिन लोगों में पोटाशियम कम होता है, आप लोग एक सिरप देते हो ना क्लिनिकल्स में, सिरप पॉटक्लोर देते हो। आईसीयू सेटिंग में जिन लोगों ने आर्टिफीड दिया होगा उन लोगों ने सिरप पॉटक्लोर ज़रूर मिक्स करके पेशेंट को दिया होगा। तो हम लोग डाइट में एक ढक्कन मिक्स करके सिरप पॉटक्लोर अपने पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो उस वजह से उन्होंने पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। प्लस हम लोग कैसे भूल सकते हैं इंजेक्शन KCL, इतना क्रिटिकल इंजेक्शन KCL आता है 10 ml की वाइल में, ठीक है, और एम्प्यूल में, 10 ml का एम्प्यूल होता है और 1 ml में होते हैं 2 मिली इक्विवेलेंट, तो 10 ml इज इक्वल टू 20 मिली इक्विवेलेंट। किसी भी कंडीशन में ना पर आवर 20 मिली इक्विवेलेंट से एक्सीड नहीं करते हैं। नॉर्मली जो डोज चलती है वो 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट चलती है। और KCL के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको कभी भी बोलस पुश में नहीं देते हैं। अगर KCL बोलस पुश में चला जाए ना तो इमीडिएटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। KCL कभी भी देना होता है ना NS में मिक्स करके देते हैं हमेशा, और कभी भी आप NS में मिक्स कर रहे हो तो NS की बॉटल को यूँ हिला लेना और फिर उसको अटैच करना, और बॉटल को लेबल करना मत भूलना, और कम से कम 1 मिली इक्विवेलेंट डाइल्यूट होना चाहिए 10 ml में। ठीक है? उससे कम में डाइल्यूशन नहीं चलेगी, क्योंकि अगेन फिर वो बोलस ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा पोटेशियम दे रहे हो ना, कार्डियक मॉनिटरिंग पे पेशेंट को डाल दो, क्योंकि 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से ज़्यादा मतलब दिल को खतरा, डिसरिथमियास हो सकते हैं। ठीक है? और हमेशा 2 रजिस्टर्ड नर्सेज KCL प्रिपेयर करती हैं, एक नर्स से काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। प्लस जब भी KCL देना है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक कर लो। इफ़ इट इज़ लेस देन 30 ml पर आवर ना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि भाई साहब ऐसा है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट आ रहा है 30 ml पर आवर से, और आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है ना वो लिखी है 10 मिली इक्विवेलेंट पर आवर पोटाशियम की, तो पहले भैया आके पेशेंट को चेक करो। मैं ऐसे पोटाशियम नहीं देने वाली। पता होगा तभी तो प्रिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन करोगे, अगर पता ही नहीं है तो प्रिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन कैसे कर लोगे तुम लोग? तो इसीलिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। तुम ये हिसाब लगाओ कि आज ये वाला जो था ना, इट वॉज नॉट इन अवर लेक्चर, वो तो मूड सही है और क्या उसको बोलते हैं ना, टाइम कम हुआ है, तो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टीचिंग यू अबाउट पोटाशियम। इसके अलावा हमारे पास हाइपरकैलेमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बड़ा सही होता है। अगर आपके पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो गया है ना, तो आप क्या करते हो, रेगुलर जो इंसुलिन होता है उसको डेक्सट्रोज में डाल के पेशेंट को दे दो, तो उससे फिर क्या होगा, पेशेंट को इमीडिएटली पोटाशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़, आप कभी भी आपके पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की वजह से डिसरिथमिया हो रहे हैं ना, तो इमीडिएटली डिसरिथमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दे दो। ठीक है? उससे क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट कोई एंटीडोट नहीं है पोटाशियम का, सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो डिसरिथमिया को कंट्रोल कर लेता है जितने टाइम तक आप हाइपरकैलेमिया को कंट्रोल करते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका हाइपो एंड हाइपर। और हाइपोकैलेमिया में एक बात और याद रखना, अगर तुम्हारे पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस हैं तो स्पाइरोनोलैक्टोन नाम का डायूरेटिक दे सकते हो। वो डायूरेटिक क्या करता है,
पोटाशियम को रिटेन करता है, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकालेगा, ठीक है। और कैल्शियम में से क्या आ सकता है पेपर में, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, लिखिए ज़रा। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम कितना होता है हमारी बॉडी में, लिखिए। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 9 to 11 नई गाइडलाइंस ही निकल आई हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट्स 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन मोस्ट ऑफ द बुक्स। 9 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज अ नॉर्मल अमाउंट अकॉर्डिंग टू मी, और मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज अ यूनिट, ओके। तो हमारी बॉडी में जब 9 से कम होगा तो हाइपोकैल्सेमिया, 10.5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकैल्सेमिया। अब हाइपोकैल्सेमिया क्यों? लैक्टोज इंटॉलरेंस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, किडनी डिसीज। किडनी डिसीज की वजह से क्यों हो रहा है भाई हाइपोकैल्सेमिया? हमसे पता है व्हाई हाइपोकैल्सेमिया इज अकरिंग इन रीनल फेलियर? लेट मी टेल यू, लाइक गिव यू अ हिंट। जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको विटामिन डी का इंजेक्शन लगता है रेगुलरली। सो व्हाई हाइपोकैल्सेमिया इन द केस ऑफ किडनी डिसीज? आज तो मैंने ना अपनी कैमरा टीम को भी फंसा के मतलब रखा है क्वेश्चंस में, सीरियसली बता रही हूँ। हाइपोकैल्सेमिया क्यों हो रहा है किडनी डिसीज? You should have one teacher like me in your life. I know. I should. Okay. ये लिख देंगे उतने टाइम तक नीचे, ये लिख देंगे उतने टाइम तक चैट सेक्शन में। चीटिंग फ्रॉम गूगल। अच्छा मैं बता देती हूँ गूगल ने क्या बताना है, मैं ही गूगल हूँ आज तुम्हारी। अच्छा सुनो ध्यान से, क्यों हो रहा है हाइपोकैल्सेमिया रीनल फेलियर वाले पेशेंट को? अब ध्यान से सुनना है, रिमेंबर दिस थिंग। हम ज़्यादातर विटामिन डी कहाँ से लेते हैं? धूप से लेते हैं ना, वी टेक इट फ्रॉम सनलाइट। जो सनलाइट से हम लोग विटामिन डी लेते हैं ना, दैट्स इन द रॉ फॉर्म एक्चुअली, दैट्स नॉट इन द रेडीमेड फॉर्म। तो वो रॉ फॉर्म में होता है, टोकोकोलीकैल्सिफेरॉल करके उसको बोलते हैं। when it will go into your blood, it has to go to kidney to get it converted into its activated form. That is cholecalciferol लगा लो आप। तो बेसिकली क्या होता है कि वो that vitamin D is actually required to absorb calcium in your body. And when your kidney is sick, it is not working properly. Your kidney cannot convert this raw form of vitamin D into final form. And hence calcium will not be absorbed. तो हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट्स थोड़ी देते हैं, इसीलिए विटामिन डी देते हैं क्योंकि सारी गेम वहीं से घूमती है। एग्जैक्टली तो रीनल फेलियर के केस में हाइपोकैल्सेमिया इसीलिए होता है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिस दिन मैं एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ाऊंगी ना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, तो आप उस दिन याद रखिए इस चीज़ को। दैट्स वाई रीनल फेलियर वाले पेशेंट को विटामिन डी लगता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हाइपोकैल्सेमिया तब भी हो सकता है अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खा रहे, है ना। आप आप में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर्स में कैल्शियम को यूज़ कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में भी हाइपोकैल्सेमिया होता है, क्योंकि जो सिट्रेट नाम का एंटीकोगुलेंट आप ब्लड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्वेटिव आप यूज़ कर रहे हो या एंटीकोगुलेंट आप यूज़ कर रहे हो, इट हैज़ अ रिएक्शन विद कैल्शियम। तो एल्कलॉसिस की वजह से भी हाइपोकैल्सेमिया होता है फॉर द सेम रीज़न। HCO3 नेगेटिव कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है एंड इट विल रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी, हैंस हाइपोकैल्सेमिया। अब जो एग्जाम में आता है ना कैल्शियम के बारे में, वो पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? चेवोस्टिक साइन और ट्रोजियो साइन की डायग्राम आती है। ट्रोजियो साइन होता है ये, इस तरह से आपके कार्पल मसल में स्पाज्म पड़ता है जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जब आप बीपी कफ इन्फ्लेट करोगे ना तो ऐसे अकड़ जाएगी मसल। और चेवोस्टिक साइन होता है ये, एक साइड में अगर आप मुंह पे टैप टैप करोगे पूरे का पूरा मुंह लाइक दिस, एक साइड में स्पाज्म हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज चेवोस्टिक साइन। ट्रोजियो साइन, चेवोस्टिक साइन हाइपोकैल्सेमिया को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या है ना, एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स की मूवमेंट के लिए, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम हो गया तो मसल्स स्पाज्म में चली जाती हैं, टेटनी हो जाती है। टेटनी का मतलब होता है मसल्स का अकड़ जाना। टेटनस का नाम यहीं से तो आया है, टेटनी ऑफ द मसल से, ठीक है। और दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, डिक्रीज हार्ट रेट, न्यूरोमस्कुलर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। और डायरिया हो जाता है पेशेंट को। हाइपोकैल्सेमिया की बात चल रही है।
अब हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट धीरे धीरे देना होता है, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं हम लोग देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कैल्शियम के बारे में, फॉस्फोरस हाई कैल्शियम लो। जैसे सोडियम और पोटेशियम दुश्मन थे ना, वैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी दुश्मन होते हैं। अगर फॉस्फोरस हाई कैल्शियम लो, और कैल्शियम को हाई करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो, या फॉस्फोरस को लो करना है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो कैल्शियम अपने आप अप हो जाएगा। और ऐसे फूड दो जो कि कैल्शियम भरपूर हो, और कौन से डायूरेटिक दो, थायजाइड डायूरेटिक, क्योंकि वो कैल्शियम को रिटेन करते हैं, एज सिंपल एज दैट। और हाइपर कैल्सीमिया के केस में, क्योंकि हाइपो में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हाइपर के केस में रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब पैरालिसिस जैसी सिचुएशन में चली जाएंगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, किडनी में पत्थरियां बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। और यस, हाइपोकैल्सीमिया का मुझे एक चीज़ याद आ गई, हाइपोकैल्सीमिया में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। आपके पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो फ्रैक्चर होते हैं बहुत, हाइपरकैल्सीमिया में भी फ्रैक्चर होते हैं। ये मत सोचना कि अगर हाइपरकैल्सीमिया हो गया तो हड्डी बड़ी मजबूत हो जाएगी, जो ब्रिटल बोन्स होती है ना, दे ब्रेक इजीली। तो ये क्या करता है, कैल्शियम ज़्यादा डिपोजिट होके आपकी बोन्स के ऊपर, इट विल, मतलब उसमें भी फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज बोन की फ्लैक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है ज़्यादा कैल्शियम की वजह से। तो इस केस में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, मसल क्योंकि पैरालिसिस जैसी स्टेट में जाती हैं, जो आपका हार्ट रेट है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, और रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस जैसी हो गई हैं। तो उस केस में कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए हम लोग कैल्सीटोनिन का इंजेक्शन देते हैं। कैल्सीटोनिन आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को लो करता है। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करो ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैल्शियम फ्लश आउट हो सके। ये था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आज का चैप्टर, एंड आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसी ही मज़ेदार क्लासेस ज्वाइन करनी है ना, तो हमारे नंबर को डायल करो, स्क्रीन पे प्ले हो रहा है हमारा नंबर। और सब लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, अगर टिकटॉक तुम्हारी कंट्री में चलता है तो। क्योंकि एक वीडियो नहीं आती है मेरी, अनेक वीडियोस आती हैं। सीखना है ना ज़िंदगी में, अब प्रोफेशन तो यही रहेगा, तो अच्छी अच्छी बातें सीखनी है तो आओ यहाँ पे। और मेरे स्टूडेंट्स देखो क्या फराटेदार आंसर देते हैं एकदम से, जो टॉपिक पढ़ लिया वो नहीं भूलता कभी भी, ठीक है। अगर आज का लेक्चर पसंद आया है ना, तो आगे भी मेरे लाइव ज्वाइन करते रहना। मैं ऑलमोस्ट हर सैटरडे को लाइव लेके आऊँगी और तुम लोगों को बना दूंगी जीनियस, ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि तुम्हारे क्लिनिकल्स में भी। एंड यस, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप है ना, उसको डाउनलोड करो, ऐप स्टोर में जाओ, वहाँ पे नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, उसमें फ्री मटेरियल मैं अपडेट करती रहूँगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और वहाँ पे तुम लोग पैकेज भी बाय कर सकते हो फॉर एनक्लेक्स RN, रेक्स PN। और जल्दी पता मैं क्या लेके आने वाली हूँ, DHA, दुबई का टेस्ट, सऊदी का टेस्ट, जिसने उधर RN बनना है उनकी भी हेल्प करी जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी वो भी लेके आ रहे हो, बहुत जल्दी CBT NMC CBT फॉर UK भी लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, RN बना के ही छोड़ूंगी। अलग अलग कंट्रीज में बनना है तो एक ही नाम याद रखना, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। इससे बेस्ट क्लासेस नहीं मिलेंगी, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना। द कॉन्सेप्ट्स आर ऑन माई टिप्स, और आपके टिप्स पे कैसे कराने हैं मुझे सब पता है, ठीक है। और अब ना जरा बताओ लुक कैसी थी आज, और ये बताओ सूट कैसा था आज। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तो थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सी सूट की तारीफ ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, करवा चौथ वाइब्स है ना। वैसे करवा चौथ में रेड कलर पहनते हैं, बट ब्लैक मेरा फेवरेट है, मैंने इसलिए। एंड फेस्टिवल लुक तो है ही है, फेस्टिव वाइब्स तो हैं, राइट। तो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स कल बोल रहे थे, नहीं मैम आप बन के आना करवा चौथ जैसे, तो दैट्स वाई आई हैव गॉट दिस अटायर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ऊपर वाला करिए आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हर फेस्टिवल आपके लिए खुशियाँ लेके आए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो बच्चों। नॉलेज इज़ अ ग्रेट थिंग, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट थिंग, इट हैज़ अ पावर टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। आप अपने करियर में आगे आगे ऐसे ही बढ़ोगे। अच्छे टीचर चूज़ करो, एक्सपीरियंस टीचर चूज़ करो, अपने करियर को सीरियसली लो। आपका करियर ही है जो कल को गाड़ी दिलवाएगा, घर दिलवाएगा, ऐश करवाएगा, दुनिया घुमाएगा।
तो ये सब चीज़ें आपके करियर से ही स्टार्ट होंगी। आपके पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से आपको नर्सिंग की फ़ीस भरी होगी, कितनी मुश्किल से आपको पढ़ाया होगा। जस्टिफाई दोज थिंग्स, डू जस्टिस टू दोज थिंग्स, एंड हमें भी ब्लेसिंग्स दीजिए और आपके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। मे यू ऑल ग्रो इन योर लाइफ। टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही अगेन एक सेशन के साथ जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा।